अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने बाज़ाब्ता ऑफ़र की है इमरान खान को कि वो इंतखाबात के लिए बातचीत करने पर तैयार हैं। इंतखाबात अक्टूबर में करवाने हैं या उसके बाद, इसके लिए वो बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑफ़र को संजीदा लेगी और बैठेगी और इस मामले पे बातचीत करेगी। दीगर जो मामलात हैं, पार्लियामेंट से बाहर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पे कैसे एतमाद कर सकती है, या पार्लियामेंट से बाहर हैं तो नया इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है वो कैसे तश्कील दी जा सकती है। ये बहुत से सवाल हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ आज उसूली फ़ैसले हुए हैं। जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है उसकी मीटिंग में इरशाद साहब एक फ़ैसला उसूली तौर पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जो रात 8:30 बजे जो बाज़ार हैं, दुकानें हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। जो अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब हैं उन्होंने ये मोहलत मांगी कि मुझे अपने जो कारोबारी लोग हैं उनसे बातचीत करने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद वो अपना हतमी जो फ़ैसला है वो बताएंगे। बहरहाल ये अब फ़ैसला हो गया है। मुल्क में जारी लोड शेडिंग, एनर्जी बहरान, पेट्रोलियम के हाई प्राइजेज़ और ये जो डॉलर की वजह से कारोबारी सरगर्मी किसी हद तक सुस्त रवी का शिकार हैं। आप समझते हैं कि इस फ़ैसले से खासी बचत हो सकती है और इसके असरात मईशत पे मुस्बत होंगे? देखिए, इशू ये है, हमने बतौर कौम ये सोचना है कि हम जिन आदतों का शिकार हो चुके हैं उनकी वजह से खा एनर्जी का हमें बहरान दरपेश हो या हमारे और मसाइल खड़े हो तो हम आदतें तर्क नहीं करेंगे और उस बहरान को बढ़ाते चले जाएंगे, या हम अपनी आदतों पर काबू पाएंगे, अपने मामूलात बदलेंगे और बहरान जो है उस इक़्तिसादी बहरान, मुआशी बहरान, उससे निजात हासिल करेंगे। हमारे यहाँ जो ये 11 बजे 12 बजे तक मार्केटें खुली रहने का रिवाज है, ये जिन मुआशरों को हम कापी करते हैं वहाँ ये रिवाज नहीं है। वहाँ भी अब लेट होना शुरू करें। पहले किसी ज़माने तो 5 बजे 6 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन अब भी ये 10 11 बजे 12 बजे तक कोई रिवाज नहीं है। लेकिन चूँकि ये आदत पड़ चुकी है, खान साहब ने कोरोना के दिनों में मार्केटें जो हैं उनका टाइम कम किया था, उस पर अमल भी काफ़ी हद तक हुआ था। अगर उसको वो जारी रखा जाता या उसमें 1 आध घंटे की रिलैक्सेशन दे के जारी रखा जाता तो एक आदत डेवलप हो जाती, लेकिन वो फिर दोबारा छुट्टी दे दी गई। तो अब अगर हुकूमत ने ये काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए इस पर आप ये काम करें और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाए, लोगों की आदत भी बदल जाए। आपको जो तिजारती तबका है, यूनियंस हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, कारोबारी तबका है, उनको मुतमईन करना पड़ेगा, लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा। लेकिन 2 चीज़ें जो हैं वो एतराज़ात होते हैं और उसके अंदर वज़न है। नंबर 1 तो ये है कि जो लोग सुबह दफ्तर जाते हैं 4-5 बजे तक 6 बजे तक काम करते हैं जी, वो उसके बाद उनको घर आके खाना खा के 1-2 घंटा आराम करके फिर ही मार्केटों का रुख करना पड़ता है। उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है, ये आजकल फ़ैसला हो रहा है ना, क्या दिन के वक्त निकला जा सकता है, बड़ा मुश्किल है, रुख किया जा सकता है। ये बज़ाते खुद एक इख्तितामी अय्याम जो हैं हफ्ते के, वो एक अलग से एक मसला है। और तीसरा ये है कि जो बेरोज़गारी आम तौर पर बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में अब आप ड्यूरेशन कम करेंगे तो जो वर्कर है काम करने वाला, उसका क्या बनेगा, उसके रोज़गार पर भी असर पड़ेगा। तो ये कई अवामिल हैं। बाज़ लोग जो हैं वो दिन को कहीं काम करते हैं, किसी दफ्तर में, सरकारी गैर सरकारी में, शाम को जाके वो बेचारे ये काम करते हैं। किसी ने रिक्शा चला लिया, किसी ने किसी दुकान ठेला लगा लिया, कुछ काम जो हैं वो बहुत सारे लोग इस तरह के काम भी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल तो ऐसे। वो तो बिल्कुल रह जाएंगे। इरशाद साहब, एक मुआशरे की हमने बात की, इस कौम की हमने बात की। अगर हम 8:30 बजे बंद कर दें और ये अटल फैसला हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सब मामूलात सेट हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि इन फैसलों का तसलसल क्यों नहीं रहता? इसलिए तसलसल इसलिए नहीं रहता, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हम फैसला करते हैं हंगामी बुनियादों पर करते हैं। सोच विचार, उस पर बाकायदा एक जो मुशावरत होती है, बहस तमहीस होती है, फिर जो आगही का अमल होता है। लोग को ये कायल नहीं किया जाता कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ये सेहत के लिए भी मुफीद है, आपके लिए, आपके दीन का तकाजा भी है।
आप इससे एनर्जी भी सेव करते हैं। हमारे यहाँ अजीब बात है, सूरज 5 बजे तुलू हो रहा है जी, हमारी सुबह 11 बजे हो रही है। 11 बजे हमारी सुबह हो रही है जी। तो ये जो अच्छा, हमेशा जो लोग तरक्की करते हैं, खुशहाल होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। जी। हमारे यहाँ माशरे में हमारे दिन छोटे हैं, रातें बड़ी हैं। यानी अजीब बात है कि हम 11-12 बजे तक जागेंगे और उसके बाद सुबह 11-12 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, नाश्ता हो रहा है। जिस वक्त लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही होती है। उससे जो आप ये तो कह देते हैं कि रात को जी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जी आपकी जो कंज्यूम हो रही है रात के वक्त, आप दिन को जो है उस इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे। वो 4-5 घंटे सुबह के जो वो आप कर रहे हैं, शाम को आप कर रहे हैं जी। फिर आपके ये जो गैर महफूज होते हैं रात का सफ़र जो है, ख़वातीन जा रही हैं शादी ब्याह में ख़रीदारी के लिए, वापसी पे क्राइम रेट ज़्यादा हो जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। ये इसका भी है, नेचुरल सी बात है कि शब का अंधेरा लेकिन बहुत ये से रात काम छुपाए अगर होता करना है तो सोच विचार के बाद, मुशावरत के बाद और एक तयशुदा पॉलिसी के तहत। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब हम आएंगे, राना साहब ने भी ऑफ़र किया आपको, लेकिन आज जो इमरान खान साहब फिर से पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं, ये बिला मुकाबला वो आए, लेकिन ये मामला सिलेक्टेड था या इलेक्टेड था? देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फाउंडिंग मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। अभी ये अमेरिका अगर होता तो आप, अभी ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान फाउंडर हैं, तो मज़े अब आप उसको जो मर्जी बोल लें, लेकिन ये इलेक्शन हुआ है। दूसरी जमातों में तो ये भी शायद नहीं होता हो, यानी कि उनका कोई बेटा खड़ा हुआ, कोई भांजा खड़ा हुआ, कोई उनका कोई भाई हुआ, वो तो नहीं है कि ख़ानदान पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में आ गया तो वही सारे चल रहे हैं, या बाप है तो बेटा है तो वालदा है, मतलब इस तरह तो नहीं है ना, खुला है। ही इज़ अ फाउंडिंग जैदी साहब ये फरमाएं कि ये सिर्फ मरकज़ी इंतखाबात अब हुए हैं या सूबों में भी, अजला में भी, तहसीलों में भी एक पूरा प्रोसेस होगा या बस हो गया? तो देखें खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने ये जो आइडियल इंतखाबात हैं जो कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने चाहिए, वो तो हैपेंड, ये इंतखाबात हुए हैं जिसमें खान साहब चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं दोबारा, फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं, तो वो आइडियल नहीं है जो वो जिस तरह के वो चाहते हैं, जिस तरह के हम चाहते हैं कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर बने। हम एक दफ़ा पहले वो करवा चुके हैं 2013 में, हमने पूरा ये इसके ऊपर एक एक्सरसाइज की थी, मेरे ख्याल में उससे बड़ा कभी भी किसी जमात ने नहीं किया, और उसमें लोग खड़े हुए थे, मैं खुद खड़ा हुआ था, हार गया। उमर चीमा जो आज खड़े थे वो खड़े हुए थे एज फॉर प्रेसिडेंट, वो हार गए। तो इस तरह वो इंतखाबात है, और उसके बाद जो भी हुआ उस इंतखाबात में कमीशन भी बने, उनकी रिकॉर्ड भी आई, तो वो हम कराएंगे, लेकिन अभी तो फास्ट प्रोसेस में करना है ना, हम तो एक तहरीक के बीच के अंदर हैं अभी। अच्छा जैद साहब, ये आज गवर्नमेंट वो बनेंगी, कौमी इक़्तिसादी कौंसल ने ये फैसला किया, सूबों ने इत्तेफाक राय किया कि मार्केट्स अब ये एनर्जी सेविंग के लिए मार्केट 8:30 बजे बंद होंगी, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी गई है। ये इक़दामात जो हैं, इससे आपकी मईशत को कोई फ़ायदा होगा? आप इसके हक़ में हैं, आप ज़ाती तौर पर भी और आपकी पार्टी भी, या नहीं ये नहीं होने चाहिए और लोगों को कारोबार खुली छुट्टी होनी चाहिए, जिस वक्त दुकान खोलें, कारोबारी मरकज़ खोलें? नहीं जी, मैं क्योंकि आप सारी दुनिया में देखें कि वो किस तरह एनर्जी क्राइसिस से डील कर रहे हैं, और या वो किस तरह एनर्जी क्राइसिस से डील करते आए हैं। इवन जब एनर्जी क्राइसिस नहीं होता, आज देखें अमेरिका में $5-6 के ऊपर चला गया गैलन पेट्रोल, लेकिन दुकानें तो उस पहले भी वहाँ जब नहीं था, जब $1 या $1.25 का था, मुझे याद है, दुकानें तो वहाँ उस वक्त भी 7 बजे बंद हो जाती थी, मॉल्स 8 बजे बंद हो जाते थे, रेस्टोरेंट जो थे वो कोई 10 बजे बंद हो जाते थे। तो वो तो वहाँ भी हो रहा था, जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है। सेकेंडली सैटरडे संडे वहाँ भी एक वर्क डे तो नहीं होता, हाफ डे होता है, रिटेल शॉप्स वगैरह खुली होती हैं, लेकिन ऑफिसेज और वगैरह तो हाफ डे होता है, सैटरडे संडे को वर्क डे नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करनी पड़ेंगी, खाली ये
मेरे ख्याल में अगर ये खाली ऐसा इकदाम है कि जी टोपी ड्रामे वाला तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इशू क्या है? अरे भाई, इशू ये है कि लोग तब्दीली चाहते हैं लेकिन खुद तब्दील नहीं होना चाहते। जी आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ये जी। चीजें सैक्रिफाइस से बनती हैं। आपकी मैं बात सुन रहा था शो शुरू होने से पहले, जी। वो बात ठीक है आपकी कि जी खवातीन जाती हैं, शादी होती है, हमें ना एज अ कंट्री अपने कल्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बल्कि मैंने तो ये भी उनको कहा कि कोविड था, जी। अब कोविड के अंदर पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान काम तो बंद नहीं हुआ, जी। इकोनॉमी स्लो हो गई, लेकिन काम लोग घर से भी कर रहे थे। जूम आ गया, जूम के ऊपर सारी दुनिया की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोगों की ट्रैवल कॉस्ट्स कम हो गई, दुनिया भर जूम के ऊपर मीटिंग कर लेती है, घर से लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह की करनी चाहिए, इनकरेज करनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी का जो, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी, यानी आप इंडोर्स कर रहे हैं, आप इन इक़दामात को इंडोर्स कर रहे के ऊपर है हैं, ना, आप इन फैसलों को इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि ये अगर कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन सुबह दुकानें पर जल्दी खुलवा दें जी ठीक है। और फिर सेलेक्ट ना करें, पिक एंड चूज ना करें कि रिश्तेदार जी। की दुकान खुल गई और ना खुली। इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीबॉडी। सही। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब से बातचीत करने को तैयार हैं, अक्टूबर में करवाने हैं या उसके बाद करवाने हैं। पीटीआई राना साहब की इस बात को किस हद तक संजीदा ले रही है, और अगर आपके पास कोई वफ्द आता है, आप इस तनाजुर में उनके साथ बैठेंगे? देखिए, राना सनाउल्लाह एक क्रिमिनल है, और अफसोस की बात है कि एक क्रिमिनल इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर बन गया है। राना सनाउल्लाह के ऊपर खुद मर्डर के केसेस हैं। राना सनाउल्लाह की अपनी जमात के एक शख्स है आबिद शेर अली, उनके वो और उनके वालिद, और वो भी उसी इलाके से, वो उनके बारे में क्या क्या कहते हैं वो सारी दुनिया को पता है। अब राना सनाउल्लाह की बात को हम इतना सीरियस नहीं लेते। अगर ये बात करनी है, इनको बोलें कि बात क्या करनी, आपसे बात क्यों करें, आप वैसी काबिज हैं, मतलब हम आपको मानते ही नहीं हैं। आपने कब्जा किया है एक रजीम चेंज, फॉरेन फंडेड रजीम चेंज के तहत। आप कोई जमहूरियत, यानी कि आप इलेक्शन जीत के नहीं आए, आपसे बड़ा सिलेक्टेड तो कोई है ही नहीं। यानी कि अगर कोई सिलेक्टेड गया तो ये होता है सिलेक्टेड, जो ये आपको नज़र आ रहा है। तो अगर इनको कराना है, ये जाके असेंबली डिसॉल्व करें और केयर टेकर सेटअप अनाउंस करें और फिर जाएं इलेक्शन की तरफ। ख़त्म हो गया, इसमें बात करने की क्या बात है? और वो भी राना सनाउल्लाह से क्या बात? कल हमारे साथ फवाद चौधरी साहब थे, परसों शाह महमूद कुरैशी साहब थे। वो ये कह रहे थे कि अगर मौजूदा हुकूमत हमें इलेक्शन की डेट दे दे, वो कोई भी हो, अक्टूबर में हो, जनवरी में हो, और ये कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, ताकि इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, बाकी चीज़ें हो जाएं। तो क्या ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है? पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी? ठीक है, अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अगर एक स्टेटमेंट, पॉलिसी का स्टेटमेंट बयान देते हैं, शाह महमूद हमारे वाइस चेयरमैन हैं, तो ठीक है। अगर वो पहले डेट तो देना, उन्होंने तो क्लैरिटी से क्या दिया, पहले वो डेट दे दें, उसके बाद बात करने को तैयार बात हो सकती है। अच्छा, पार्लियामेंट में आप नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा नहीं है, और इलेक्शन आप चाहते हैं, और ये इलेक्शन हो भी गए तो आपके पास बहुत से जवाब हैं, उनको आप नहीं मानेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट से बाहर रह के आप काबिल भरोसा इलेक्शन कमीशन कैसे तश्कील दे सकते हैं? अली जैदी साहब, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो अभी लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो हमारी ही जमात में, हमारी ही हुकूमत में, हमारी टर्म टेन्योर में लगे थे, और मेरे ख्याल में तो उन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं जिसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं और अभी भी उठ रहे हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन से एक होता है प्री पोल, या फिर होता है पोल डे, और एक होता है पोस्ट पोल। तो ये प्री पोल जो हो रहा है, ये सारी दुनिया तमाशा देख रही है। आप देखिए कि हमारा एक सिटिंग MPA है सिंध से, रियाज हैदर साहब। मैंने सारे MPs को कहा कि आप सारे जाके ना 8300 8300 पे शनाख्ती कार्ड हर एक का भिजवाएं और चेक कराएंगे वोट कहाँ है। अब मेरे अपने भाई का वोट ट्रांसफ़र हो गया है, वो जहाँ था वोट, वो उसी इलाके में रहता है, पता नहीं उठा के कहाँ फेंक दिया। वो कहता है मैं तो पता भी नहीं है कौन सा गाँव है। उसके बाद वो रियाज हैदर साहब से का जब वोट चेक कराया तो रियाज हैदर साहब का कहा जी आपका तो वोट है नहीं, आप तो इंतकाल कर गए हैं। भाई वो सूबाई असम्बली का अभी भी सिटिंग मेंबर है, वो इंतकाल कर गया। आज भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी वो, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लान तरीके से उन्होंने ये नीचे इलेक्शन कमीशन के ये काम हुआ है।
तो ये अगर काम हो रहा है तो उसका जिम्मेदार तो चीफ इलेक्शन नहीं, आप पार्लियामेंट से बाहर रह के, अली जैदी साहब, पार्लियामेंट से आप बाहर रह के इलेक्शन कमीशन, काबिल भरोसा इलेक्शन कमीशन कैसे तश्कील दे सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप सीखते हैं पार्लियामेंट से बाहर रह के आप ऐसा इलेक्शन कमीशन कैसे तश्कील दे सकते हैं जिस पे आपके भरोसा हो। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली जैदी साहब, हम ब्रेक से पहले भी आपसे जानना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट से बाहर होकर आप एक ऐसा इलेक्शन कमीशन कैसे तश्कील दे सकते हैं जिस पे आपको भरोसा हो। सर बात यह है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले खुद ही इरशाद फरमाया, आप इनको बोलें डेट दे दें इलेक्शन की, उसके बाद ये सारी डिस्कशन हम उनके साथ करने को बैठ के करने को तैयार हैं। अच्छा, सवाल ये है कि डेट तो वो नहीं दे रहे हैं, तो खान साहब कहते हैं कि हम दोबारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये कब तक आप लॉन्ग मार्च, ये बजट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, बजट आएगा तो उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे? आज कोई डिस्कशन हुई है आपकी नेशनल काउंसिल में? मेरे ख्याल में ये जी आज इसके ऊपर नेशनल काउंसिल में तो ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग मार्च का ज़रूर है। खान साहब ने कहा तैयारी करें और कॉल का वेट करें। टाइमिंग इसकी खान साहब ने खुद डिसाइड करनी है, एक छोटी कमेटी में बैठ के, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। वो जो पब्लिक में तो नहीं बतानी चाहिए वो क्या स्ट्रैटेजी है, नहीं वो तो स्ट्रैटेजी तो नहीं बताता कोई टीवी के ऊपर बैठ के, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर लॉन्ग मार्च तो ज़रूर होगा। प्रोटेस्ट होगा बहुत बड़ा, आज उन्होंने खान साहब ने कहा है कि बहुत बड़ा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो महंगाई है इसने तो पूरे मुल्क के हर आदमी की कमर तोड़ दी है। जिस तरफ ये जा रहे हैं इनको तो समझ में नहीं आ रही। देखिए ना, आज मुझे आप बताएं ऊपर क्या क्या चीज़ चले गई है। इन्फ्लेशन ऊपर चले गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई है, कीमत तेल की आसमान पे चली गई है। इतनी कभी ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ी, इतनी तेज़ पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी। नीचे क्या क्या चला गया, फॉरेन रिजर्व नीचे चला गया, एक्सपोर्ट नीचे गिर गई है, आपका रेमिटेंसेस नीचे गिरना शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग अब नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया भर में भी और हमारे यहाँ तो वैसे ही इस हुकूमत पे किसी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो वैसे ही एतबार नहीं है। तो हर चीज़ नेगेटिव जा रही है। अली जैदी साहब, ये हालात तो बड़े ठीक है जो आप वैसे बात कर रहे हैं। आपने अली जैदी साहब महंगाई आपने इल्जाम लगाया था, महंगाई का इन्होंने किया है जी। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब से मुतालिक कहा था मनी लॉन्ड्रिंग के मैं सबूत दूंगा, केस भी फाइल करूंगा। कब तक कर रहे हैं? अभी तक सबूत नहीं आए। मैं ये अपनी बात ख़त्म कर लूँ, मेरे पास सबूत रखे हुए हैं जी। मैं सिर्फ उसकी वेटिंग मैंने कर ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बल्कि मैंने एक नहीं 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगा के उस डिटेल पूरी एक रिपोर्ट बनवाई है, वो मैं पूरी पब्लिक करूँगा। आप देखें मिफ्ता इस्माइल की कंपनी जो है वो 3.5 साल बैठ के कहते थे तबाही हो गई, तबाही हो गई, तबाही हो गई, लेकिन उनकी अपनी कंपनी का प्रॉफिट आसमान पर चढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वो तबाही हो गई तो वो किसको बेच रहे थे? चिप्स और कैंडी और टॉफ़ी पाकिस्तान में जो इतनी सारी उन्होंने प्रॉफिट दिखा दी। तो वो इस तरह की मुनाफिकत। उसके बाद अब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। वो फाइनेंस मिनिस्टर बन के किस तरह की उन्होंने अहमकाना गुफ्तगू कल की कि जी हैं कुछ लोग बैठे हैं जिनके अपने जहाज़ हैं, उनको नुकसान होगा, बाकी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि तेल की कीमत 10 दिन में 60 रुपये बढ़ा के और बढ़ाने जा रहे हैं और कह रहे लोगों को नुकसान नहीं होगा। ये कोई, मैंने आज एक क्लिप ट्वीट किया और मुझे बड़ा वैसे क्लिप देख के फ़ख्र भी हुआ और मुझे दुख भी हुआ। फ़ख्र मुझे इस बात का हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20-22-24 साल इस ऐसे शख्स के साथ दिए जो जिसकी सोच ये है। दुख मुझे इस बात का हुआ कि इस तरह के शख्स को प्राइम मिनिस्टर की सीट से एक कंस्पिरेसी करके हटाया गया और एक क्रिमिनल जो है जिसके ऊपर केसेस बने हुए उसको बिठा दिया गया। वो था जब मोहम्मद बिन सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस है वो आए थे और खान साहब ने जब वहाँ वो एक उनकी बैंक्वेट डिनर पे जो तकरीर की, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे 2.5 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं, मजदूर तबके के, ब्लू कॉलर लेस लेबर क्लास। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उनका ख्याल करें और कुछ लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं फॉर सम रीज़न ऑफ द ईयर 3-4 हज़ार, उनको ख़ास ख्याल करें और वहाँ से वो वापस लेके आए। देखें, ये एक वो शख्स जो दिल में दर्द रखता है अपने मुल्क का, अपनी कौम का, ख़ास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, मेहनत मजदूर तबके, मेहनत कश तबके का
जो बाहर जाके हमारे मुल्क को उनकी रेमिटेंसेस पे चला रहे हैं। इतने दिल से उन्होंने बात की। ये इस शख्स को हमने लूज किया है और इसकी जगह बिठाया कि इसको एक ठग को जो आगे जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है और उसने अपने बेटे को बिठा लिया, और दूसरा उधर घूम रहा है, वो अपने बेटे को बना के एक चेयरमैन बन गया, बेटे को ज्वाइंट चेयरमैन बनाने पता नहीं बना के सारी दुनिया में रिश्तेदार सारे भरे हुए। मैं असेंबली में आप देखें ना, राइट पे ऐसे करके हम देखते थे पीछे जितनी खवातीन की नशस्तें थी वो ज़्यादातर इनके रिश्तेदारों की थी, बेटी बहन बीवी, यानी कि इनके पास और कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है जमात में, सिर्फ रिश्तेदारों के। ये माफियाज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा अली साहब, और ये लोग वापस इधर आके बैठ गए अवाम की ताकत पे नहीं, एक बैकडोर डील के जरिए। अली ज़ैदी साहब, अब सवाल ये है कि लोग अब ये सवाल भी पूछते हैं कि इन पे इतने संगीन इल्ज़ामात हैं लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली एक को भी मुलजिम से मुजरिम नहीं बना सके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं असम्बली से और मरात आपके MNAs ले रहे हैं, ये तज़ाद क्यों है? कौन मरात ले रहा है जी? रियाज फतियाना साहब, अकाउंट है अलाइड बैंक का जो हर आदमी को मेंबर का खुलता है, उसमें अगर उन्होंने कोई, मैंने तो उसको जब से मैं गया हूँ मैंने अकाउंट देखा भी नहीं है। जब हम फ़ायदा उठाएंगे, हमने तो उनको कह दिया हमारी तनख्वाह भी ना दें। मैं तो कोई और मरात नहीं ले रहा, मैं कोई टिकट नहीं ले रहा, मैं अपने पैसों के टिकट पर इस्लामाबाद आता हूँ या कराची जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैंने हमने कोई मरात नहीं ले रहा, और अगर कोई ले रहा तो वो गलत कर। अली ज़ैदी साहब, आपने अकाउंट चेक नहीं किया, ये एक अलग इशू है। अगर आपके अकाउंट में वो तनख्वाह आ रही है, अगर आपके साथी पार्लियामेंट जो लाजेज़ हैं उसमें वो ठहरे हुए हैं और वो वहाँ से खाना भी खा रहे हैं, बाकी रिहायशी सहूलत भी ली हुई है, और वो जवाज़ भी को पेश करते हैं जी हमें हमारे तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, तो ये भी तो एक तज़ाद है ना। मेरे ख्याल में देखें, मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि जब हम वजारत ख़त्म हुई, हालांकि फैसल सब्ज़वारी से मेरी बड़ी अच्छी मेरी अच्छा ताल्लुक़ है उनसे, और उन्होंने वो मेरा अपार्टमेंट जो है जिसमें मैं रहता था मिनिस्टर्स इनक्लेव में, उन्होंने अपने नाम पे एलोकेट करवाया और वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे आके कहा कि आपने जितने दिन रहना है आप रह लें। मैं सर वहाँ 3 दिन रुका वो सामान पैक करने में, हालांकि मेरे पास और टाइम भी था, मैं 3 हफ्ते भी रुक सकता था। उन्होंने कहा कि आप 2-3 महीने रह ले, वो अभी तक मूव नहीं हुए, वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। मैं कम से कम उसी दिन गाड़ी वापस की है, उसी 3 दिन में अपार्टमेंट खाली किया है, अपने बिल्स जो भी थे बिजली के गैस के केबल जो भी होते हैं वो सारे क्लियर कराए और आराम से जाके इंडिपेंडेंट चला गया हूँ। मैंने नहीं जाके कहा कि मुझे लॉज दे दें, तो मैंने अपना जवाब देना है, मैं अपना जवाब आपको दे सकता हूँ। ये आजिज़ाना गुजारिश होगी सबसे भी कि अगर असेंबली से इस्तीफा दे दिया तो छोड़ दें, मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है अली ज़ैदी साहब, इमरान खान साहब का इस्लामोफोबिया पे, रसूल के एहतराम के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से एक मजबूत स्टांस रहा है और उसको अप्रिशिएट किया गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। अब ये भारत में तौहीन रिसालत का वाक़या हुआ, बयान तो इमरान खान साहब का भी आया, आज तहरीक इंसाफ ने भी करारदाद मंजूर की, लेकिन जिस तरह आपने प्रोटेस्ट हुकूमत के ख़ात्मे पर किया, बाकी चीज़ें की, उस तरह का ज़ोरदार प्रोटेस्ट आपकी जमात की तरफ से लोग तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान का जब एक स्टांस है तो आप सड़कों पर भी निकलेंगे और भारत पर दबाव डालेंगे, अपनी हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि जी वो मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार करे। लेकिन आप बयानात तक महदूद हैं, बयानात तो हुकूमत ने भी दिए हैं, बाकी लोगों ने भी दिए हैं। बड़ा धीमा सा, नपातुल्ला, डरपोक सा हुकूमत ने पोजीशन ली है। खान साहब के ऊपर तो आपने जैसे खुद कह दिया कि वो मार्च में वो इस्लामोफोबिया का यूनाइटेड नेशंस डे भी करवा चुके हैं, सारा कुछ, वो तो पूरी उनकी एफर्ट है। और जहाँ तक ये है ना, मैं वैसे भी बाकी भी देख रहा था, बाकी रिलीजियस जमातों का तो शायद किसी का स्टेटमेंट भी नहीं आया। वो जो एक जमात है जो बड़े बड़े जलसे कर रही थी और लॉन्ग मार्च कर रही थी, TLP, उनका तो मुझे नज़र नहीं आया कोई स्टेटमेंट। यानी कि वो हमारी हुकूमत में तो उन्होंने पता नहीं 2-3 दफ़ा वो निकल गए, तो ये बाजू हिंदुस्तान ने कर दिया, तो ये क्यों नहीं निकले, बाकी क्यों नहीं निकले? देखिए, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मेरे ख्याल में बयान देना पूरी दुनिया से, कुवैत से, UAE से, सऊदी अरब से, कतर से, मेरे ख्याल में आलम इस्लाम से, OIC से, हर तरफ से बड़ा सीरियस कंडेमनेशन आया है। लेकिन बात यह है इरशाद भाई कि आप इस मुल्क में इस वक्त कि ये एक नई डिबेट हम कंडेम भी करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो ये कोई सोच ही नहीं है, बिकॉज हमारी औकात क्या है इंसान की, जो सबसे बड़ा इंसान है ना इस मुल्क में,
उसकी औकात पता है क्या है? जो सबसे पावरफुल आदमी होगा, सबसे अमीर भी होगा, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि जूती के नीचे की मिट्टी की खाक से भी कम, क्योंकि वो एक हस्ती थी जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि पूरी कायनात रसूल के सदक़े में है, अभी पूरी कायनात तुम्हारे सदक़े में हमने खल्क़ कर दी। ये तो वो हस्ती थी जिनको अल्लाह ने हबीब कहा है। ये तो वो हस्ती थी जिनके अपनी जिनकी मर्जी से वो अगर उनका अजान नहीं दे, जिनको उन्होंने मोहसिन लगाया बिलाल ने, सूरज ना निकले, ये तो वो हस्ती थी। तो इस हस्ती के ऊपर इस दुनिया में तो कोई पैदा नहीं हुआ कि उनके रुतबे को कोई नीचे कर सके, क्योंकि उनके रुतबे की हिफाजत तो अल्लाह ताला कर रहा है। तो ये कौन पैदा हो गया? हाँ, इस तरह की बेहुदा नॉनसेंस जो होती है उसके लिए इस्लामोफोबिया का पूरा एक खान साहब ने पूरी दुनिया को समझाया है कि देखें हमारे लिए ये हमारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रुतबा है रसूल और आले रसूल है वो हमारी जान से, और साहबा का भी, वो हमारी जानों से भी ज़्यादा हम अपने उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और देनी चाहिए भी, हमारा ईमान का हिस्सा है। तो ये जो हिंदुस्तान में हुआ है, शदीद अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इंतहाई अहमकाना हरकत की है। मगर अफसोस ये कि ये जो बाकी दीनी जमातें हैं उनकी तरफ से कोई इतनी जोर की मुझे नहीं नज़र आई कोई। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे आने वाला बजट IMF की शराइत का मज़र होगा या कुछ रिलीफ आम लोगों के लिए भी होगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और मायनाज़ मईशतदान डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज जो इक़्तिसादी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि 8:30 बजे कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद कर दी जाएंगी, लोड शेडिंग से निमटने के लिए और लोड शेडिंग में कमी लाने के लिए और इस तवानाई बहरान से निमटने के लिए, क्या यही हल हैं या कोई और बड़ी गलती हो रही है जिस पे शायद हुकूमत की नज़र नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो हमारे जनरेशन प्लांट्स हैं उनके लिए जो फ्यूल की सप्लाई है वो मुनासिब तरीके से हमने इंतज़ाम नहीं किया। जब ऐसा वक्त था कि जब कीमतें कम थी LNG वगैरह की और फर्नेस ऑयल वगैरह की, तो उस वक्त हमें मुनासिब मकदार में मंगवा लेना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछले हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अब कोशिश की जा रही है, मगर इस वक्त इंपोर्ट की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि डॉलर की कमी है। तो ये बड़ा मसला तो ये है। अलबत्ता यकीनन हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि कंजर्वेशन करें, इसलिए कि अब काफ़ी अरसे के लिए ये कीमतें काफ़ी बुलंद रहेंगी और मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि हमारा जो रिजर्व्स का लेवल है वो बहुत कम है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम वाज़े तौर पर फ्यूल सप्लाईज को बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम एनर्जी का इशू तो सॉल्व कर लें, लेकिन कारोबारी मराकज़ जल्दी बंद करेंगे, छुट्टी जो है एक दिन की और कर लेंगे, इससे जो कारोबारी की सरगर्मियों पर असरात होंगे उसका मईशत को नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। और बात यह है, हमारे जो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं, अब आप ये सोचिए कि इस वक्त अगर हमने गैस की कीमत 45% बढ़ाई है और बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 45% तक भी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन पे तो असर पड़ना है। इनपुट कॉस्ट्स जब बढ़ेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे सनती पैदावार पे होगा। यकीनन जो हमारा ट्रेड सेक्टर है, रिटेल ट्रेड सेक्टर, वो भी मुतासर होगा। एक वक्त ऐसा था, मैं आपको बताऊं, जब लोड शेडिंग पीक पे थी तो पाकिस्तान को आज के GDP के लिहाज से सालाना आपको हैरत होगी, तकरीबन 1500 अरब का नुकसान होता था। इतना बड़ा नुकसान। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला और भी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, लेकिन डॉलर जो हम तवक्को कर रहे थे उसकी कदर में कुछ गिरावट होगी, रुपए की कदर बढ़ेगी, कोई खातिर खा गिरावट हम नहीं देख पाए हैं। इसकी वजह क्या है?
मेरा ख्याल ये कि मार्केट इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि IMF के साथ अगर बातचीत मुकम्मल हो जाती है अगले 1-2 दिन में, इसलिए कि उसके बगैर बजट पेश करना तो मैं समझता हूँ नामुनासिब होगा। अच्छा। यकीनन इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, जी। तो उसके बाद फिर वाज़े तौर पर आप देखेंगे रुपए की कदर में इजाफा बजट इंशाअल्लाह। से पहले IMF प्रोग्राम हो जाएगा, ये रिव्यू मंजूर हो जाएगा हमारा, आप ये कह रहे हैं? बजट के जो हदफ हैं वो मंजूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिलसिला फिर से बहुत डिले हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि बजट पेश करने से पहले जो हम टारगेट्स वगैरह हैं उन पे एग्रीमेंट हो जाए। अगर ऐसा होता है और IMF एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है तो उसके नतीजे में यकीनन मैं समझता हूँ कि रुपए की कदर में 8 से 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर IMF के जो मौजूदा रिव्यू है और इनकी जो शराइत थी वो हम आप समझते हैं कि ये 8 रुपये बिजली बढ़ाने से और 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से वो अहदाफ पूरे हो गए या अभी मज़ीद इस तरफ जाएंगे? और अगर मज़ीद इस तरफ जाएंगे, मज़ीद पेट्रोल का, कल वो इशारा भी किया मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़े गैर संजीदा अंदाज में, अगर मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, बिजली की बढ़ाते हैं, तो उससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, आवाम के अंदर एक अनरेस्ट पैदा होगी, सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगा, तो क्या वो मईशत के लिए मुफीद होगा? देखिए, आपने जो बात की है बहुत अहम बात की है और ये परेशानी की बहुत बड़ी वजह यकीनन है। अब देखिए, तेल की कीमतें जो हैं बाहर भी $120 तक पहुंच गया है फी बैरल क्रूड ऑयल की कीमत। अभी तक जो दो इन्होंने मूव लिए हैं 30 रुपए के, ये पूरा नहीं किया है। सब्सिडी अभी तक जारी है 15 से 20 रुपए, और शायद उनकी एग्रीमेंट IMF से ये हुई है। हो सकता मैं गलत हूँ, मगर मैंने जो आदाद शुमार देखे हैं उससे मुझे कोई अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो एग्रीमेंट इस बात पे भी हो गई है कि सेल्स टैक्स वापस आ जाएगा फौरन। अच्छा। और अनकरीब शायद पेट्रोलियम लेवी भी वापस ले आएंगे। अगर ये सब होता है तो फिर आपकी कीमत जो है हाई स्पीड डीजल, जो ज़्यादा अहम है मेरे सामने बनिस्बत मोटर स्पिरिट के लिए, इसलिए मोटर स्पिरिट बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और हाई स्पीड डीजल ट्रकों में इस्तेमाल होता है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। 270-80 रुपए तक जा सकती है कीमत। तो ये तो एक तूफान आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। और इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर सेल्स टैक्स भी वापस लाते हैं और खुदा न खास्ता पेट्रोलियम लेवी भी ले आते हैं प्रेशर में, तो आपका जो रफ़रात ज़र की रफ्तार है वो कोई 26 से 27% तक जा सकती है। अच्छा, डबल हो सकती है। 13.8% है, इससे 2 गुना हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद ज़रा यही बात करेंगे कि 13.8% अगर अफरात ज़र है और 13.75% महंगाई शरह सूद है और फिर तवानाई बहरान भी है, तो ऐसे में रोज़गार कैसे फ़राहम होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, 13.8% अफरात ज़र है, 13.75% शरह सूद है। इसमें भी सरमायादार कहता है कि हम रोज़गार नहीं फराहम कर पा रहे हैं। अगर जो आप बता रहे हैं अफरात ज़र की शरह उस जगह पहुँचती है तो सूद हमारा कहाँ पर रहेगा और फिर ये बिज़नेस एक्टिविटी कैसे चलेगी और क्या बेरोज़गारी बढ़ेगी या कम होगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके थे, हम कुछ हद तक दिवालिये की तरफ जा चुके थे। अच्छा। इन हालात में माशी हालात को संभालने के लिए मजबूरन हमें बहुत सख्त इक़दाम लेने पड़ रहे हैं और आगे चलकर और लेने पड़ेंगे। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता है तो खुदा न खास्ता हालात ख़राब और हो सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगले साल हमें जो बाहर से पैसों की ज़रूरत है वो
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 37 अरब डॉलर आपके पास इस वक्त रिजर्व्स मुश्किल से 10 अरब डॉलर भी नहीं है। जी ये मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस में है और हमें नॉर्मल सोचना जरा बिजनेस एज यूजुअल मुश्किल है। जी और बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सख्त इक़दामात हों उनका असर जो है वो ज्यादा अमीर तबके पे पड़े और जिस हद तक हो सके टैक्स का निज़ाम जो है वो अमीर तबके पर डाला जाए और काफी जोर से डाला जाए, इसलिए गुंजाइश बहुत है, बहुत मराद मिले हुए हैं और उससे जिस हद तक हो सके हमारे अवाम को रिलीफ दिया जाए और इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुश्किल वक्त से निकल आए। डॉक्टर साहब, एक तो वो सवाल रह गया कि क्या शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी अगर अफरात-ए-ज़र इतनी बढ़ती है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी या वो यहीं रहेगी या पीछे उसको वापस लाया जाएगा? देखिए, इस वक्त मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट है जिसमें आपके मार्केट ट्रेजरी बिल्स वगैरह जिस पे ऑप्शन होता है जी उनका जो रेट है वो 15.5 से 16% तक जा चुका है जी और आपका पॉलिसी रेट इस वक्त 13.75% है। जी तो ये वाज़े तौर पर ये बात बता रहा है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन मुनासिब ये है और यही होगा कि अनखरीद ये कम से कम 15% तक जा पहुंचे। जी अच्छा, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे फॉरेन रिज़र्व गिरे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स, आप क्या समझते हैं जो FATF की कंप्लाइंस में हमने अपनी पॉलिसी बदली, जो बाहर से हमें पैसे आने थे, एक आम आदमी भेज रहा था, उस पर ज़्यादा पूछगछ शुरू की, तो वो भी एक फैक्टर हैं, उस वजह से भी रिज़र्व्स में कमी है? देखिए, यस, कुछ हद तक ये भी है, मगर सबसे बड़ी वजह ये है कि इस साल जो हैरत अंगेज इजाफा हुआ है बाहर की कीमतों में और ख़ास तौर पे रशिया यूक्रेन की जंग के बाद तो आसमान तक पहुंच गई कीमतें। अब आप LNG का एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये 4 गुना कीमत हो गई। आप पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, तकरीबन 50 से 60% बढ़ गई है। हर चीज की कीमत इस हद तक बढ़ी है कि हमारा जो दरामदात का बिल है वो 50% बढ़ा है। किसी भी मुल्क को इस तरह का बोझ पड़े तो वो मुश्किल हालात में चले जाते हैं। और ये डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये अब वजारत ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे हैं या इसहाक डार साहब अब भी चला रहे हैं, या दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम है? मेरा ख्याल ये है कि अब अगरचे बातचीत तो यकीनन होती रही होगी आपस में इस्लामाबाद में और लंदन में, मगर कम से कम एक बात जो मुनासिब है कि हमारा जो मुकर्ररा फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज के, वो मीडिया में आते हैं और इसहाक डार साहब एक बड़े सीनियर पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ज़रूर एडवाइस दें पार्टी के तहत, मगर टेलीविज़न पे आकर कोई ऐसी बात ना करें जो हुकूमत की पॉलिसी से मुख्तलिफ हो। इससे लोगों को परेशानी होती है, अनसर्टनिटी बढ़ती है। तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और मीडिया में हमारा ऑफिशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आके तकरीर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आखिरी सवाल ये फरमाएं कि रूस से पेट्रोल की ख़रीदारी की जो ऑप्शन है अब भी मौजूद है और मौजूदा हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं जा रही? जब 30% या 30% या 40% कम कीमत पे मिल सकता है तो क्यों हम घबरा रहे हैं? घबरा इसलिए रहे हैं कि इस वक्त आप तो अमेरिका को मैं इस वाज़े तौर पर कह देता हूँ अपने साथ रखना ज़रूरी है, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम, अगर अमेरिका जो बोर्ड का सबसे बड़ा मेंबर है जी वो यस नहीं कहता है जी तो IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। जी ठीक है, ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत पेट्रोल या तेल को 30% कम कीमत पर लेने के, इसलिए कि IMF की छतरी इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेपनाह अहमियत है उसकी, और हम चाहते हैं कि अनकरीब ये हो जाए, रुपए के कदर में इजाफा हो और आहिस्ता आहिस्ता। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक खजाना मईशत दान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।